Okay, so good afternoon to all of you. So today I'm going to start your new topic, that is offer and acceptance. Offer and acceptance. In my last class, I have discussed about the contract, essential elements of contract I have discussed, and I also discussed about various types of contract कि कितने तरह के contracts होते हैं. हमने ये सारी चीजें डिस्कस डिटेल में कर ली हैं. Now I'm going to discuss about offer and acceptance. Offer and acceptance. Although offer and acceptance मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि offer and acceptance है क्या and what are the different means what is the definition of offer and acceptance, ये मैंने डिस्कस किया था पहले भी. लेकिन क्योंकि अब हमको इसको डिटेल में पढ़ना है तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है क्या. सो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ए, क्योंकि सबसे पहले हमारा ऑफर ही होता है तो इसलिए इसको क्लॉज ए में डिफाइन किया गया है. When one person signifies to another person his willingness to do or not to do or to abstain from doing something with a view to obtaining the assent of that other to such an act or abstinence, he is said to have made a proposal. इसका क्या मतलब है? Suppose that मैंने तुमको कोई ऑफर दिया, मैंने तुमको कोई प्रपोजल दिया और मेरा जो इंटेंशन है वो इंटेंशन ये है कि तुम उस ऑफर को एक्सेप्ट करो. हम तुम्हारी विलिंगनेस को, मेरी विलिंगनेस क्या है कि यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ऑफर. ठीक है. सो यू हैव टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अनदर पर्सन. मैं उसकी एसेंट को ऑब्टेन करना चाह रहा हूं, जो अनदर पर्सन है उसकी जो मतलब की डिजायर है उसको एक्सेप्ट करवाना चाह रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड योर ऑफर. तो सिंपली ऑफर क्या है? इफ वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other person of such act or such abstinence, that is called, in that case it has been assumed that that person has been made an offer. उस person ने क्या किया है? ऑफर किया है. ठीक है. तो ऑफर की डेफिनेशन समझ में आ गई. सिंपली अगर इसको हम कॉमन लैंग्वेज में समझना चाहूं तो मैंने तुमको अपनी ख्वाहिश प्रेजेंट की एंड मेरा जो इंटेंशन है, मैं चाहता हूं कि तुम उस ख्वाहिश को एक्सेप्ट करो, तुम अपनी विलिंगनेस, अपना एसेंट जो है उसको मुझे प्रेजेंट करो. तो दैट इज कॉल्ड ऑफर हैज बीन मेड. सो ऑफर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए. इसमें मैंने कहा कि टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. इसका क्या मतलब है कि मैंने कहा कि भाई विल यू मैरी मी. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि विल यू मैरी मी. इसका क्या मतलब है कि मैंने अपनी विलिंगनेस प्रेजेंट की इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ मिस बी. तो यहां पर क्या है? ऑफर है टू डू समथिंग. नॉट टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग का मतलब क्या है? सपोज दैट आई एम गोइंग ऑन अ रोड. मैं रोड पे जा रहा था, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को टक्कर मार दी. मीन्स मिस्टर बी met with an accident on the road. met with an accident on the road. अब मिस्टर बी ने कहा कि भाई अगर तुम मुझे 500 रुपए दो, इफ यू विल गिव मी ₹500, देन आई विल नॉट फाइल एन FIR अगेंस्ट यू. I will not file an FIR against you. Otherwise, I am going to file an FIR against you. So what does it mean? It means that B is abstaining from doing something. वो कह रहा है कि अगर तुम मुझे 500 रुपए दोगे, he is making an offer not to do something. तो वहां पर भी क्या है? It has been assumed कि B ने A को ऑफर दिया है. Is it clear? Is it clear? Okay. So what constitute a valid offer? What constitute a valid offer? जैसे हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के केस में कहा था कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो इसी तरह से हमको पढ़ना है कि वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या रिक्विजिट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. तो सबसे पहला है इट मस्ट बी इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस. सेम है, वहां पर भी हमने पहले ही पढ़ा था लीगल ऑब्लिगेशंस
इसका मतलब क्या है कि जो सोशल प्रोमिसेस होते हैं, जो सोशल ऑफर्स होते हैं, उनका जो इंटेंशन होता है दैट इज नॉट टू क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशंस। जैसे फादर ने सन को ऑफर किया कि आप इतने मार्क्स लेकर आओगे तो आई विल गिव यू, क्या कहते हैं कि आई विल गिव यू अ बाइक, ठीक है। फिर या कोई और भी है, मैंने ऑफर किया डिनर का, तो इट मीन्स दैट जो सोशल ऑफर्स हैं दे आर नॉट इंटेंडेड टू क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशंस या लीगल रिलेशनशिप्स। तो one of the important requisites of a valid offer is that it must give rise to a valid rise to a legal consequences। मतलब वहां पर legal consequences को, वहां पर एक legal obligations create होने चाहिए, जो हमारा intention होना चाहिए that should to create the legal obligations। is it clear? second है an offer must be clear, an offer must be clear, definite and certain, definite and certain, or capable of being made certain, or capable of being made certain। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो ऑफर है दैट शुड बी सर्टेन। इसका मतलब जो द मीनिंग ऑफ ऑफर शुड नॉट बी वेग, या जो सब्जेक्ट मैटर है ऑफर, जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या जो भी टर्म्स हैं दैट शुड नॉट वेग। मतलब वो ऐसा नहीं होनी चाहिए कि वहां पे बहुत ही एम्बिग्विटी हो कि भाई उसने क्या ऑफर किया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सपोज दैट मिस्टर ए मेक्स एन ऑफर टू मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक ऑफर दिया कि आई विल सेल यू माई कार फॉर रुपीज 5 lakhs। उसने कहा कि मैं आपको अपनी एक कार बेचूंगा 5 लाख रुपए की। नाउ मिस्टर ए इज हैविंग मोर देन वन कार, उनके पास बंचेस ऑफ कार्स हैं, वैगन आर भी है, ब्रेजा भी है, एसयूवी भी है, बहुत सारी कार्स हैं। नाउ द टर्म्स ऑफ ऑफर इज वेग। अब मिस्टर बी को ये नहीं पता कि भाई कौन सी कार है। अब मिस्टर बी 5 लाख रुपए लेकर के गए, उन्होंने कहा लो भाई हमको ये दे दो, अपनी BMW दे दो, तो वो देगा नहीं। जबकि यहां पर तो है कि भाई क्या कहते हैं कि उसने सिर्फ कहा था कि आई विल सेल माई कार। कौन सी कार थी, कौन सी नहीं थी? तो यहां पर क्या है, दैट ऑफर इज नॉट अ वैलिड ऑफर। वो क्या है, ऑफर वैलिड नहीं है। तो सो कॉन्सिक्वेंसली देयर विल बी नो एनी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब ऑफर ही वैलिड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है हमारा, वैलिड नहीं होगा। So in this particular case, since the terms of the offer is not certain, is not definite, और अगर वहां and is not capable of being made certain, तो in that case the offer is not a valid offer. For a valid offer, the terms and conditions should be valid. The terms and conditions should be valid, and it should contain a definite terms and conditions. Is it okay? Now third is willingness of the offer must be conveyed by the offerer. Willingness of the offer must be conveyed by the ऑफर। इसका क्या मतलब है कि वॉट एवर विलिंगनेस ऑफ द ऑफर इज देयर दैट शुड बी कन्वेड बाय द ऑफरर, दैट शुड बी कन्वेड बाय द ऑफरर। यहां पे देखो दो पार्टीज होती हैं, एक होता है ऑफर और एक होता है ऑफरी। ऑफर जो है हु पर्सन हु इज मेकिंग एन ऑफर। सपोज दैट मैंने तुमको एक ऑफर किया है कि भाई तुम मेरे घर डिनर पर आ जाओ, तो इट मीन्स दैट आई एम एन ऑफरर एंड यू आर एन ऑफरी। जिसको मैंने ऑफर दिया है दैट इज एन ऑफरी। तो इट मीन्स दैट जो विलिंगनेस है ऑफर की दैट शुड बी कन्वेड बाय द ऑफरर, नो वन एल्स। अगर ऑफरर ही क्या कहते हैं कि जो विलिंगनेस है अपनी वो ऑफर करता है, मतलब वो कन्वे करता है, देन ओनली इट वुड बी अ वैलिड ऑफर। इसका क्या मतलब है, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे फिर और अच्छे से इसको समझ में आएगा। सपोज दैट मिस्टर ए वॉन्ट्स टू परचेज अ बिजनेस ऑफ मिस्टर बी। मिस्टर बी का कोई एक होटल है, कोई बिजनेस है,
तो मिस्टर ए उस बिजनेस को या उस होटल को खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो मिस्टर बी का कोई एक एजेंट है मिस्टर सी, इसने कहा कि भाई मिस्टर ए वॉन्ट्स टू सेल हिज होटल फॉर ₹1,00,000। मिस्टर बी ने कन्वे नहीं किया इस ऑफर को, मिस्टर सी जो है, जो कि बी का एजेंट है, उसने ये ऑफर कन्वे किया है मिस्टर ए को कि मिस्टर बी अपना होटल 1,00,000 रुपए में बेचना चाहते हैं। मिस्टर ए हैज एक्सेप्टेड दैट ऑफर। बाद में मिस्टर ए कैन नॉट सू मिस्टर बी बिकॉज इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर, बिकॉज द ऑफर, द विलिंगनेस ऑफ ऑफर इज नॉट कन्वेड बाय द ऑफरर। ऑफरर ने कन्वे नहीं किया है, ऑफरर के किसी एजेंट ने कन्वे किया है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस द ऑफर इज नॉट अ वैलिड ऑफर, क्योंकि वहां पर जो विलिंगनेस ऑफ ऑफर है दैट इज कन्वेड बाय एनी अदर पर्सन बट नॉट बाय द ऑफरर। तो जब तक कि जो मैसेज है या जो विलिंगनेस है दैट इज नॉट कन्वेड बाय द ऑफर, तब तक वो हमारा वैलिड ऑफर नहीं होगा। नेक्स्ट है द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इसमें एक बहुत ही फेमस केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये बहुत ही फेमस केस है। इसमें क्या है कि द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सपोज दैट अगर मैंने कोई ऑफर किया है और मैंने उस ऑफर को मुझे कम्युनिकेट नहीं हुआ, इट मीन्स दैट until and unless the offer is communicated to the person to whom it has been made, then it is not a valid offer. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इन गौरी शुक्ला वर्सेस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त केस क्या हुआ था, मिस्टर ए, सपोज दैट ए का जो नेफ्यू है वो ही वॉज मिसिंग, मिस्टर एज नेफ्यू वॉज मिसिंग। तो इन दैट केस मिस्टर ए हैज रिलीज्ड एन एडवर्टीजमेंट, whosoever will find his nephew, he will be awarded with ₹5,000. He will be awarded with ₹5,000. But before the offer, B, who is the servant of A, go in search of his nephew. वो उसके नेफ्यू के सर्च में निकल गया। मतलब A का नेफ्यू जब खोया था, आफ्टर दैट B means B is in search of A's nephew without having any offer. मतलब अभी तक A ने कोई ऑफर नहीं किया था, लेकिन आफ्टर जब B क्या कहते हैं कि उसके सर्च में निकल गया नेफ्यू के, आफ्टर दैट A makes an offer that whosoever will find his nephew, he will be awarded ₹500. Now B, who is the servant of A, searched his nephew and returned to A. उसने उसके नेफ्यू को ढूंढा, उसको वापस कर दिया। बाद में उसको पता चला कि ए ने एक ऑफर किया था जो कि 5,000 रुपए का था, तो उसने उसको बोला कि भाई 5,000 रुपए मुझे दो, बिकॉज आई हैव फाउंड योर नेफ्यू, आई हैव सर्च योर नेफ्यू एंड अकॉर्डिंग टू यू यू हैव मेड एन ऑफर कि जो भी ढूंढ कर लाएगा उसको 5,000 रुपए मिलेगा। तो बाद में मिस्टर ए ने उसको मना कर दिया बिकॉज कि वो ऑफर उसको कम्युनिकेट नहीं हुआ था। वो ऑफर क्या था, उसको कम्युनिकेट नहीं हुआ था, वो अननोइंगली वो उसको लेकर के आया था ढूंढ करके, क्योंकि ऑफर के बारे में उसको पता नहीं था कि उसको 5,000 रुपए मिलेगा। अननोइंगली ही फाउंड द नेफ्यू एंड रिटर्न इट टू द मिस्टर ए। आफ्टर दैट ही कम्स टू नो अबाउट द ऑफर। सो इट मीन्स दैट until and unless the offer is communicated, it is not a valid offer. ठीक है। Now the offer must be communicated. उसके बाद है it should not be contain. फिफ्थ है it should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है
कि ऑफर में जो है हमें स्क्रीन नहीं दिख रही। ट्राई टू सी, मेरी तो शेयर्ड है ऑलरेडी, इट माइट सर बी, दिख रही है बट स्टॉप हुई हुई है कुछ, मतलब आप जो लिख रहे हो 4 पॉइंट कुछ शो नहीं हो रहा। इट माइट बी योर नेटवर्क इशू आई थिंक। इज इट विद एवरीवन? यस सर दिख रही है। दिख रही है, तो इट माइट बी योर नेटवर्क इशू। सो इट शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। इसका क्या मतलब है कि जो ऑफर है, ऑफर में कोई ऐसे टर्म्स नहीं होने चाहिए जिसका नॉन कंप्लायंस वुड रिजल्ट इनटू द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई ऑफर दिया कि दैट आई एम सेलिंग माई कार फॉर ₹500। उसने उसको फोन करके बोला या लेटर लिख करके दिया, एक लेटर लिख करके इसको दिया, ठीक है, कि आई एम सेलिंग माई कार फॉर ₹500 एंड उसने एक कंडीशन लगा दी कि यू हैव टू रेस्पॉन्स इन 1 डे। अगर आप विद इन 1 डे यू आर नॉट रिप्लाइंग, आई विल एज्यूम दैट यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने उसमें एक कंडीशन लगा दी कि अगर आप इसको नहीं करेंगे या नॉन कंप्लायंस ऑफ विद, मतलब हो सकता है कि भाई उसने मुझे कॉल करके करने को बोला हो कि भाई अगर आप एक्सेप्ट करें तो एक दिन में एक्सेप्ट कर लीजिए, अदरवाइज मैं अज्यूम करूंगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो कोई ऐसा कंडीशन या कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एन एक्सेप्टेंस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। इज इट क्लियर? यस सर। नाउ सिक्स्थ इज an offer must be distinguished from queries. Offer must be, सर yes, थर्ड और सॉरी सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट ना नोट डाउन करना है, एक बार आप फर्स्ट पेज। don't worry, I will send my PDF, I will send my recordings to you. उसमें you can see, मैं इसकी जो क्या कहते हैं कि ये वर्ड फाइल है, ये भी मैं आपको भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम क्वेरीज। यू नो दैट बिफोर मेकिंग एन ऑफर टू ऑफरर और ऑफरी, ऑफरी जो है he might be having lots of questions, he might be having lot of questions in the process of negotiating an agreement. many preliminary communications, बहुत सारे preliminary communications होते हैं। जैसे सपोज दैट अगर मुझे किसी का घर खरीदना है तो ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट गया, उसने ऑफर किया और मैं खरीद लिया मैंने घर, नो, देयर विल लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कि भाई आपका घर कहां पर है, आपके घर में कितने रूम्स हैं, कैसे हैं, क्यों है, वेरियस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस और कम्युनिकेशंस में भी एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज बिफोर अ डेफिनेट ऑर्डर इज मेड। ठीक है, तो इन दैट केस वन पार्टी में सिंपली रिस्पॉन्ड टू अ क्वेरी। अगर मैंने उससे कोई क्वेश्चन पूछा है, उसने रिस्पॉन्ड किया है, तो दैट इज सिंपली अ क्वेरी, रिप्लाई ऑफ क्वेरी, दैट इज नॉट एन ऑफर, दैट इज नॉट एन ऑफर। सो इट मीन्स दैट ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम क्वेरीज। क्वेरी अलग है और ऑफर अलग है। सिंपली अगर हम किसी क्वेरी का रिस्पॉन्स करते हैं तो इट डजंट मीन कि हमने ऑफर किया है। इज दैट ओके? यस सर। सेवेंथ पॉइंट है, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम invitation to offer. invitation to offer, इसका क्या मतलब है कि simply an offer must be carefully distinguished from an invitation to offer, which is an invitation to other person to make an offer. It means that there are two things: to make an offer or to make an invitation to offer, to let others to make an offer. Suppose that I am inviting you to make an offer to me. Suppose that if I have a showroom, मेरे पास एक शोरूम है, उसमें मैंने शोरूम में एक बहुत बढ़िया सा गाउन जो है वो डिस्प्ले कर रखा है और उस पर मैंने प्राइस भी ले रखा है कि ₹500, मैंने उस पर रुपीज कर रखा है ₹500. नाउ that display in the showroom is not an offer. It means that I am not making you an offer, but I am simply inviting you to come and make an offer for this dress. To come and make an offer for this dress. अब ऐसा नहीं कि मैंने 500 बोला तो तुम 500 देने के लिए तैयार हो, तुम बार्गेनिंग भी करती हो। बहुत सारे हम जाकर के बार्गेनिंग करते हैं, नहीं भैया हम तो 300 में लेंगे, 200 में लेंगे, तो दैट इज सिंपली एन ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर.
इट मीन्स दैट अगर तुम मेरे शॉप में आ रहे हो तो आई एम नॉट बाउंड टू सेल दैट गाउन टू यू बिकॉज आई हैव नॉट मेड एन ऑफर. मैंने वो ऑफर नहीं दिया तुम्हें. आई हैव सिंपली इन्वाइटेड यू टू मेक एन ऑफर. सिंपली इसी तरह से टेंडर में भी होता है. जब हम टेंडर देते हैं, कभी कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या कभी रोड्स बनने का या ब्रिजेस बनने का कोई टेंडर होता है, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, इन्वाइट करते हैं. उसमें लिखता है इन्विटेशन फॉर टेंडर. इसका क्या मतलब है, दैट द गवर्नमेंट इज इन्वाइटिंग द पब्लिक टू मेक एन ऑफर. इसी तरह से जो हम शेयर्स क्या कहते हैं कि अप्लाई करते हैं, जो प्रोस्पेक्टस इशू करती कंपनी, तो इट मींस दैट द कंपनी इज नॉट ऑफरिंग शेयर्स, द कंपनी इज मेकिंग एन ऑफर टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स. फिर बाद में कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वेदर टू एक्सेप्ट दैट ऑफर और नॉट. यू कैन नॉट क्लेम, यू कैन नॉट सू द कंपनी इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर. इज इट ओके? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Okay, so the next is types of offer. ठीक है, so these are the valid means essential elements for valid offer. इन सब चीजों में मतलब कि the offer should contain these things to constitute a valid offer. अगर ये चीजें हैं then only we can say that this is valid offer, otherwise the offer is not a valid offer. Now come to the types of offer. What are the different kinds of offer, different types of offer? Types of offer. So types of offer में there are various types of offer like express and implied offer. Express and implied offer. What do you mean express and implied offer? Simply मैंने पहले बताया था express and implied contract. Express offer में it means that you are making an offer either by words of mouth or in written. मतलब मैंने तुमको या तो बोल करके expressly अपने आप को express किया. By words of mouth or by written words, I have made you an offer that is called express order. Implied offer means you have not made any offer either by words of mouth or in written form, but your activity or your way of conduct shows that you have made an offer. Shows that you have made an offer. Simply एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. A says to B, A ने B को बोला कि he wants to sell his car. He wants to sell his car. It means that it is an express offer. उसने अपने वर्ड्स ऑफ माउथ में या उसने उसको रिटनली चिट्ठी लिख करके भेजा, मेल किया. ठीक है, तो इन दैट केस इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट ही हैज मेड एन एक्सप्रेस ऑफर. दूसरा है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. एक्स स्टेप्स इनटू अ रेस्टोरेंट. एक्स स्टेप्स इनटू अ रेस्टोरेंट एंड कंज्यूम्स फूड. इट मींस दैट दिस एक्ट क्रिएट्स एन implied contract, implied promise to pay. मतलब वहां पर क्या है कि वहां पर उसने implied, वहां पर ये जो ऑफर है वो implied हो गया है कि उसने ऑफर किया है और वहां पर उसको पे करना पड़ेगा. जिस तरह से हमने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, उसी तरह से यहां पर हमारा क्या है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर. मतलब कि वहां पे हमने वर्ड्स ऑफ माउथ पे, लेकिन अगर तुम गए हो वहां पर तुमने कंज्यूम किया है फूड, इन दैट केस यू आर लायबल टू पे. इट मींस दैट यू हैव मेड एन ऑफर. You have made an offer and the another person has accepted that offer to offer you food. In that case, you have to pay for the food which you have consumed. So, express and implied offer पहला है. दूसरा है specific offer and general offer. What do you mean by specific order? Specific order का मतलब क्या है? If I am making an offer to Mr. A, suppose that Mr. A made an offer to Mr. B. Mr. A made an offer to Mr. B. What does it mean? It is a specific order. It can only be accepted by Mr. B. No one else can accept this offer except B. क्योंकि ऑफर जो है वो स्पेसिफिक ऑर्डर है, मैंने वो किसी एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पर्सन को किया है. दैट ऑफर इज मेड टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और एनी पर्टिकुलर पार्टी. सो इन दैट केस इट इज अ स्पेसिफिक ऑफर
and in that case only that person to whom it has been made can accept that offer. No one else can accept this offer. दूसरा क्या है? जनरल ऑफर. जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाई एनीवन. मैंने वर्ड्स ऑफ माउथ में माइक पे अनाउंस किया कि भाई आज मैं अपने घर पर डिनर का पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूं. नाउ एनीवन फ्रॉम द क्राउड कैन एक्सेप्ट दैट ऑफर एंड कम टू माई डिनर पार्टी. एनीवन फ्रॉम द क्राउड, एनीवन फ्रॉम द ग्रुप कैन एक्सेप्ट दैट ऑफर एंड कम टू माई प्लेस. तो इट मीन्स दैट इज अ जनरल ऑफर विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन. वहां पर कोई भी आ सकता है. वो हमारा जनरल ऑफर था, वो जो कि सबके लिए ओपन था. यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है जिसके लिए मैंने किया हुआ है, वो सबके लिए है और वो सभी उसको क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? फोर्थ क्या है? क्रॉस ऑफर्स. क्रॉस ऑफर्स क्या? व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस ऑफर्स? क्रॉस ऑफर refers to identical offers made by two persons or parties to each other, neither side knowing the other's offer, where they make their own. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि at the same time two different persons are making two different offers to each other without knowing that they are going to make offers to each other. इसका क्या मतलब है? सपोज दैट मैं हूं और साफिया है. मैंने साफिया को बोला कि भाई साफिया, आई वॉन्ट टू टीच यू फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹5,000 पर मंथ. और एंड एट द सेम टाइम मैंने साफिया को लेटर लिखकर भेज दिया और एट द सेम टाइम साफिया ने भी मुझे लेटर लिखकर भेजा, सर आई वॉन्ट टू टेक ट्यूशन फ्रॉम यू फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹5,000. तो यहां पर क्या है कि यहां पे मैं भी नहीं जानता था कि साफिया ने मुझे ये ऑफर करना है और साफिया को भी नहीं पता था कि मैं साफिया को ये ऑफर करने वाला हूं. अननोइंगली हमने क्या किया? एक दूसरे को सेम ऑफर्स किए. तो इट डजेंट मीन कि वो ऑफर हमारा एक्सेप्ट हो गया है. दैट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर्स. तो जो क्रॉस ऑफर्स होते हैं, क्रॉस ऑफर्स में इट डजेंट मीन कि साफिया हैज एक्सेप्टेड माई ऑफर. इसका मतलब नहीं कि मैंने साफिया को बोला और साफिया ने वो एक्सेप्टेंस भेजी. नो, साफिया ने भी ऑफर भेजा था, मैंने भी ऑफर भेजा था. तो दे आर टू क्रॉस ऑफर्स. क्रॉस ऑफर्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर एंड सच नो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड. क्रॉस ऑफर्स जो है, क्योंकि वो क्रॉस ऑफर से अननोइंगली हम दोनों ने एक दूसरे को किया, दैट इज इंसिडेंटल कि वो दोनों सेम थे. तो इट डजेंट मीन कि हम दोनों ने एक दूसरे के ऑफर को क्या किया है? एक्सेप्ट किया है. दैट डजेंट कॉन्स्टिट्यूट टू एक्सेप्टेंस. वो क्या है? हमारा एक्सेप्टेंस ट्रीट नहीं किया जाएगा. इज इट क्लियर? ओके, नाउ स्टैंडिंग ऑफर. स्टैंडिंग ऑफर क्या है? एन ऑफर विच इज केप्ट ओपन फॉर एक्सेप्टेंस फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. जैसे मैंने कह दिया भाई कि कोई टेंडर है या कोई ऐसा ऑफर है जो मैंने कहा कि भाई ये अभी 1 महीने तक ओपन है, यू कैन एक्सेप्ट दोज ऑफर्स अप टू 1 month. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर. सो एन ऑफर विच इज केप्ट ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम उसको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए या ओवर अ टाइम पीरियड हम उसको ओपन रखते हैं टू बी एक्सेप्टेड. दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर. नेक्स्ट है काउंटर ऑफर. व्हाट डू यू मीन बाय काउंटर ऑफर? काउंटर ऑफर का मतलब है, counter offer refers to an offer to contract on terms materially different from the terms of the offer. इसका क्या मतलब है? Suppose that I have made an offer to you to sell my car. Mr. A ने Mr. B को कोई कार सेल करने के लिए बोला है 5 लाख रुपीस का. ठीक है, दैट इज एन ऑफर. लेकिन काउंटर ऑफर क्या है? मिस्टर बी ने तुरंत ही कहा कि भाई नहीं, 5 लाख आई विल नॉट परचेज योर कार फॉर 5 लाख, आई विल परचेज इट फॉर ₹4 लाख. इसका क्या मतलब है? वहां पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वहां पर उसने ऑल्टर किया है, वहां पर उसकी टर्म्स को उसने चेंज किया है. तो दिस इज कॉल्ड एन काउंटर ऑफ, दिस इज कॉल्ड अ काउंटर ऑफर. इट मींस दैट विद काउंटर ऑफर जो ओरिजिनल ऑफर होता है वो खत्म हो जाता है, अब ये नया ऑफर स्टार्ट हो जाता है. सो विद काउंटर ऑफर द ओरिजिनल ऑफर कम्स टू एन एंड एंड काउंटर ऑफर
एग्जिस्ट। तो यहां पर क्या है, काउंटर ऑफर में जब हम उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करते हैं, जो ओरिजिनल ऑफर उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करते हैं, तो वो जो नया ऑफर होता है दैट इज कॉल्ड योर काउंटर ऑफर। इज इट क्लियर? सो दिस इज द दिस इज द टाइप्स ऑफ ऑफर कि हमारे एक्सप्रेस और इंप्लाइड ऑफर्स थे, फिर हमारे पास जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफर था, फिर उसके बाद मेरे पास क्रॉस ऑफर था, फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, काउंटर ऑफर था। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफर। नाउ कम टू द टर्मिनेशन ऑफ ऑफर। इन व्हाट कंडीशन द ऑफर टर्मिनेट्स? टर्मिनेशन का मतलब पता है, टर्मिनेशन मतलब कम्स टू एन एंड। तो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द टर्मिनेशन ऑफ ऑफर टेक्स प्लेस? अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस the termination of offer takes place? So here it is given that when an offer is made it will not remain open indefinitely. इसका ये मतलब नहीं कि मैंने ऑफर किया वो इनडेफिनिट टाइम पीरियड तक ओपन होता रहे, ओपन चलता रहे। उसके लिए भी एक टाइम पीरियड है कि भाई 1 महीना 2 महीना जो भी है, एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होना चाहिए। बट आफ्टर रीजनेबल टाइम इट विल लैप्स और टर्मिनेट। वंस एन ऑफर गेट्स लैप्स और टर्मिनेटेड इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। एन ऑफर में बी टर्मिनेटेड इन द फॉलोइंग वेज। इसका क्या मतलब है कि अगर ऑफर जो है लंबे टाइम तक ओपन था, 1 महीना 2 महीना तक, बट अप टू द टाइम पीरियड इट इज नॉट एक्सेप्टेड, सो इट मीन्स दैट इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज टर्मिनेटेड। वहां पर क्या है, ऑफर टर्मिनेट हो गया है, ऑफर कम्स टू एन एंड। So there are certain circumstances under which it has been assumed that the offer has been terminated. जहां पर हम ये assume करके चलेंगे कि ऑफर जो है वो हमारा टर्मिनेट हो गया है। So what are those conditions? I am going to discuss it one by one. So termination of offer can be done by revocation of offer. Revocation of offer. Revocation का मतलब क्या है, वापस ले लेना। भाई मैंने तुमको ऑफर दिया और मैंने वो ऑफर वापस ले लिया, दैट इज कॉल्ड रिवोकेशन। तो व्हेन एन ऑफरर रिवोकेट और टेक बैक हिज ऑफर, इन दैट पर्टिकुलर केस इट स्टैंड्स व्हाट, टर्मिनेटेड। लेकिन रिवोकेशन के भी रूल्स हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं कभी भी रिवोकेट कर लूं, ऐसा नहीं कि मैंने ऑफर दिया और मैं कभी भी ऑफर को वापस कर लूं। नो, द ऑफर मस्ट बी रिवोक्ड बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हैज बीन सेंट टू द ऑफरर बाय द ऑफरी। इसका क्या मतलब है कि सपोज दैट मैंने तुमको यहां पे, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं फिर मैं समझाऊंगा। रिवोकेशन ऑफ ऑफर इंप्लाइज टेकिंग बैक, विदड्रॉइंग और कैंसिलिंग एन ऑफर। एज अ जनरल रूल एन ऑफर कैन बी विदड्रॉन एट एनी टाइम बिफोर द ऑफरी हैज एक्सेप्टेड इट, बिफोर द ऑफरी हैज एक्सेप्टेड इट। इसका क्या मतलब है, सपोज दैट मैंने साफिया को कोई ऑफर दिया कि मैं साफिया को 5,000 रुपीज पर मंथ पर ट्यूशन क्लास दूंगा। ठीक है, अब मैंने ऑफर दिया, अब उस ऑफर को मैं रिवोकेट भी कर सकता हूं, विड्रॉ भी कर सकता हूं, लेकिन बिफोर द एक्सेप्टेंस हैज बीन गिवन बाय द ऑफरी। साफिया ने एक बार उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को हमें मेल कर दिया, तब उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, उस ऑफर को विड्रॉ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, बिफोर एक्सेप्टेंस मैं उसको रिवोकेट कर सकता हूं। और लेटर ऑफ रिवोकेशन भी हमको क्या करना है, भेजना है सेम मोड से, जिस मोड से हमने लेटर ऑफ ऑफर भेजा था उसी सेम मोड से हमको क्या भेजना है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी भेजना है, लेटर ऑफ रिवोकेशन भी भेजना है कि आई एम विदड्रॉइंग माई ऑफर, दिस ऑफर इज नो मोर वैलिड। अगर साफिया ने उस ऑफर को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, इन दैट पर्टिकुलर केस वो रिवोकेट हो जाएगा, ऑफर ऑफ रिवोकेशन उस तक पहुंच गया है। ठीक है, लेकिन बिफोर द रीच ऑफ ऑफर ऑफ रिवोकेशन, अगर उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और ऑफर एक्सेप्टेंस लेटर को हमें कम्युनिकेट, मतलब उसने भेज दिया है मेल में या पोस्ट कर दिया है, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको रिवोकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, रिवोकेशन, दैट ऑफर कम्स टू एन एंड एट एनी टाइम इट इज रिवोक्ड, बट रिवोकेशन का टाइम है कि हम कब तक उसको रिवोक कर सकते हैं। सेकंड है कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन।
इसका मतलब क्या है, रिवोकेशन इज इनइफेक्टिव अंटिल कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। भाई रिवोकेशन जो है दैट इज इनइफेक्टिव जब तक कि हमने जो नोटिस ऑफ रिवोकेशन है वो ऑफरी तक पहुंचाना दिया हो और वो उसके नॉलेज में आना गया हो। इसका क्या मतलब है कि अगर हमने ऑफर किया साफिया को और हमने ये भी कह दिया भाई हमने उसको रिवोक कर दिया, लेकिन जो नोटिस ऑफ रिवोकेशन है वो अभी साफिया के नॉलेज में नहीं आई, साफिया इज अनअवेयर ऑफ दैट नोटिस, तो इन दैट केस द रिवोकेशन इज इनइफेक्टिव। जब तक कि नोटिस ऑफ रिवोकेशन साफिया के नॉलेज में नहीं आ जाता है तब तक कि वो क्या है, हमारा रिवोकेशन इनइफेक्टिव होगा। A proposal or an offer may come to an end by the communication of notice of revocation by the proposal to the other party. जो ऑफर है that is revocated, that comes to an end, that is terminated, that is comes to an end once the notice of revocation reaches to the offeree, मतलब जो अदर पार्टी है अगर वहां तक उसके पास नोटिस पहुंच गया है रिवोकेशन का, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट हैज बीन अज्यूम्ड कि जो ऑफर है दैट कम्स टू एन एंड, वहां पर हमारा जो है ऑफर टर्मिनेट हो गया है। नेक्स्ट केस है लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का क्या मतलब है, एन ऑफर कम्स टू एन एंड विद द लैप्स ऑफ टाइम फॉर एक्सेप्टेंस इफ एनी। सपोज दैट मैंने वहां पर क्या कहा कि वहां पर हमने कहा कि भाई आई एम मेकिंग यू एन ऑफर, साफिया को मैंने कहा कि भाई मैंने आपको ऑफर किया है ट्यूशन पढ़ाने का, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ऑफर विद इन अ वीक, विद इन 7 days। अगर विद इन 7 days आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया तो इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड एंड वहां पर ऑफर क्या होगा, दैट ऑफर विल बी टर्मिनेटेड। क्यों, क्योंकि एक डेफिनेट टाइम पीरियड अगर हमने दिया है and after the expiry of that definite time period if offer is not accepted, in that particular case it has been assumed that offer has been terminated. Is it clear? Now next है failure to fulfill a condition precedent to acceptance। प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, इसका क्या मतलब है, अगर मैंने ऑफर कोई किया है ठीक है, लेकिन हमने उस ऑफर्स में एक कंडीशन लगा दी है कि इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले यू हैव टू फुलफिल दिस पर्टिकुलर कंडीशन, एंड इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग दोज कंडीशंस इन दैट केस ऑल्सो इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट ऑफर इज टर्मिनेटेड। सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए ने अपना फ्लैट जो है मिस्टर बी को ऑफर किया है एट ऑन रेंट at rupees 5,000 per month, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ए ने ऑफर किया, लेकिन बी को उसने कहा कि बिफोर एक्सेप्टिंग योर दिस ऑफर यू हैव टू डिपॉजिट रुपीज 15,000 एज अ सिक्योरिटी, सो इट मीन्स दैट एंड द ऑफरर हैज मेक अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंस से पहले उसने एक कंडीशन लगा रखी है जिसको एक्सेप्टेंस से पहले एक्सेप्ट करना है। अब सपोज दैट उसने ऑफर तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन सिक्योरिटी मनी उसने नहीं दिया, तो वो कंडीशन उसने फुलफिल नहीं किया, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट ऑफर इज टर्मिनेटेड। क्यों, क्योंकि जो कंडीशन थी प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस दोज कंडीशंस आर नॉट एक्सेप्टेड, तो अगर वो कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं होती हैं तो वहां पर जो ऑफर है वो ऑफर हमारा क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेथ और इंसैनिटी ऑफ ईदर पार्टी। डेथ और इंसैनिटी ऑफ ईदर पार्टी, इसका क्या मतलब है कि जो दो पार्टीज हैं ऑफरर एंड ऑफरी, इन दोनों पार्टीज में से ईदर ऑफ द पार्टीज या तो डेथ कर जाएं या इंसेन हो जाएं, सो इन दैट पर्टिकुलर केस इसका क्या मतलब है कि इन द केस ऑफ डेथ और इन द केस ऑफ बिकमिंग इंसेन ऑफ ईदर ऑफ द पार्टी ऑफ ऑफर द ऑफर स्टैंड्स टर्मिनेट, कम्स टू एन एंड। वहां पर कोई ऑफर नहीं, क्योंकि ना एक्सेप्ट करने वाला है
या तो एक्सेप्ट करने वाला नहीं होगा, या ऑफर जिसने दिया है वही नहीं है, तो फुलफिल कौन करेगा? तो इन दैट पर्टिकुलर केस, इन द केस ऑफ डेथ और इंसैनिटी ऑफ ईदर ऑफ द पार्टी, द ऑफर स्टैंड्स कैंसिल। नेक्स्ट है रिफ्यूजल और काउंटर ऑफर। मैंने पहले ही बताया था काउंटर ऑफर, और अब फिर बता रहा हूं कि इन द केस ऑफ रिफ्यूजल और काउंटर ऑफर, भाई मैंने साफिया को कहा, मैंने कहा कि भाई आई विल टीच यू एट अ मंथली पेमेंट ऑफ ₹5,000। साफिया ने कहा नो, मैं नहीं पढ़ी आपसे ट्यूशन। इट मीन्स साफिया हैज रिफ्यूज्ड, साफिया ने मेरे ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। जैसे ही ऑफर को रिफ्यूज किया, ऑफर टर्मिनेट हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस द ऑफर टर्मिनेट्स। या साफिया ने कहा कि नहीं सर 5,000 तो बहुत ज्यादा है, इतना क्यों लूटपाट मचा रखी है, 2,000 इज मोर देन एनफ, 2,000 ले लेना, वैसे भी लॉ थोड़ा सा सिंपल सब्जेक्ट है, 2,000 ले लो। तो इसका क्या मतलब, उसने काउंटर ऑफर कर दिया। काउंटर ऑफर करने पे उसने क्या, जो हमारा ओरिजिनल ऑफर था 5,000 वाला, दैट ऑफर कम्स टू एन एंड। अब हमारा जो काउंटर ऑफर है वो ऑफर हमारा एग्जिस्ट करता है, जो पहले ओरिजिनल ऑफर था दैट ऑफर कम्स टू एन एंड। इसका क्या मतलब है, विद रिफ्यूजल और काउंटर ऑफर द ऑफर कम्स टू एन एंड। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, सब्सिक्वेंट illegality और destruction of subject matter। इसका क्या मतलब है, an offer also terminates if the performance of the contract it proposes has subsequently become illegal। सेम, बहुत ही सिमिलर सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर कोई एक्ट ऐसा है ऑफर में जो कि इलीगल हो गया है, जो कि फर्दर इलीगल हो गया है, दैट इज एन व्हाट, दैट ऑफर कम्स टू एन एंड। जैसे आजकल का बहुत ही कॉमन से एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट मेरा बर्थडे आ रहा था, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा कि भाई मैं अपनी बर्थडे पार्टी बारबेक्यू नेशन पर दूंगा। कुछ 15-20 लोग थे, मैंने सबको इन्वाइट कर लिया, ऑफर दे दिया मैंने, सबने एक्सेप्ट भी कर लिया। बाद में पता चला कि भाई गवर्नमेंट ने सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो एक साथ जमावड़ा था उसको मना कर दिया, वो इलीगल हो गया। अगर कोई एक साथ मतलब कि बैठ के पार्टीज करता है तो वो इलीगल एक्ट हो जाएगा और हमारे पर केस होगा। तो इसका क्या मतलब है कि पहले तो वो लीगल था, लेकिन बाद में जो है वो एक्ट इलीगल हो गया। ये जो परफॉर्मेंस है, जो सब्जेक्ट मैटर था, दैट बिकम एन इलीगल। तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो द ऑफर कम्स टू एन एंड। वो ऑफर फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको फुलफिल नहीं करेंगे, मतलब उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है तो भी उसके लिए हम सू नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट ऑफर इज नॉट अ वैलिड ऑफर। वो टर्मिनेट हो गया है, मतलब वैलिड ऑफर तो था लेकिन अभी वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, दैट कम्स टू एन एंड, क्योंकि वो चीज सब्जेक्ट मैटर जो था वही इलीगल हो गया। तो वो ऑफर क्या हो गया हमारा, दैट ऑफर कम्स टू एन एंड। चलो नाउ ये तो थी ऑफर की बात। नाउ कम्स टू द एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या है, acceptance. Once a valid offer is made, the next stage in the formation of agreement is to accept that offer। इसका क्या मतलब है कि हमने ऑफर तो दिया, जब तक ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक प्रॉमिस नहीं होगा, जब तक प्रॉमिस नहीं होगा तब तक एग्रीमेंट नहीं होगा, और जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहां पर क्या है कि ऑफर तो हमने पढ़ लिया, अब ऑफर के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज एन एक्सेप्टेंस। वो हमारा क्या है, एक्सेप्टेंस है। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड व्हाइल द ऑफर इज इन फोर्स। मींस एक्सेप्टेंस जो है, जब तक हमारा ऑफर फोर्स में है, जब तक हमारा ऑफर ओपन है, तब तक ही हमें एक्सेप्टेंस देनी है, तब तक ही हमें एक्सेप्ट उसे करना है। वंस द ऑफर इज क्लोज्ड, नो वन कैन एक्सेप्ट दैट ऑफर। कोई भी उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, या कोई भी अपनी एक्सेप्टेंस उस ऑफर के रिगार्डिंग नहीं दे सकता है जब वो ऑफर क्लोज हो गया है। अनटिल एंड अनलेस मींस until it is open you can accept that offer. So what is an acceptance? Acceptance is defined under section 2 clause B. किसी भी एक्ट में जो सेक्शन 1 होता है वो एप्लीकेबिलिटी का होता है, और सेक्शन 2 जो होता है
उसमें सारी डिफिनेशंस होती हैं, उसमें सारे हर एक एक्ट में जो वर्ड्स यूज होते हैं उन वर्ड्स को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 2 क्लॉज बी में when the person to whom the proposal is made, the proposal is made signifies his assent, signifies his assent thereto, in that particular case the proposal is said to be accepted, the proposal is said to be accepted. So this is the definition, said to be accepted, which is given under the law, which is given under the Indian Contract Act 1872 under section 2 clause B. So it means क्या है कि जो एक्सेप्टेंस है, जो हम ऑफर, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, जिसको हमने प्रपोजल दिया है वो उस चीज पर एग्री कर रहा है, अपनी एसेंट को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट हैज बीन अज्यूम्ड कि उस पर्सन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। Thus an offer becomes irrevocable upon its acceptance. Once the offer is accepted, it cannot be revocated. मैंने पहले भी डिस्कस किया था, once the offer is accepted, now you cannot revocate that offer. हम उस ऑफर को रिवोकेट नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने वैलिड ऑफर के केस में पढ़े थे एलिमेंट्स, उसी तरह से एलिमेंट्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस, एलिमेंट्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस, इसमें क्या है, इट शुड बी मेड बाय द ऑफरी। पहला तो क्या है, इट शुड बी मेड बाई ऑफरी। इसका क्या मतलब है कि जिसको हमने ऑफर दिया है वही एक्सेप्टेंस देगा। नो वन एल्स कैन गिव एक्सेप्टेंस अदर देन ऑफरी। जिसको हमने ऑफर दिया है ओनली दैट पर्सन हैज राइट टू गिव हिज एक्सेप्टेंस, नो वन हैज एनी राइट टू गिव द एक्सेप्टेंस। कोई और अगर एक्सेप्टेंस देता है तो दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। दूसरा है इट इज अनकंडीशनल, इट शुड बी अनकंडीशनल। मैंने बताया कि अगर हमने कोई कंडीशन पुट कर दी है तो वहां पे वो काउंटर ऑफर हो जाएगा, तो पहला वाला ऑफर रिवोक हो जाएगा, फिर नया ऑफर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कंडीशन शुड बी अनकंडीशनल, सॉरी एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल। मतलब कि कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने तुमको कहा कि भाई मैं 5,000 रुपए में साफिया को पढ़ाऊंगा, तो साफिया को वही ऑफर एक्सेप्ट करना है या रिफ्यूज करना है। ऐसा नहीं कि साफिया कोई कंडीशन पुट कर दे, ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ लेकिन आप मुझे 2,000 रुपए ले लेना, या ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ लेकिन आप इतने बजे से इतने बजे तक आ जाना। तो दैट शुड बी अनकंडीशनल, वहां पर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। जिस तरह से ऑफर के केस में था कि जो ऑफर है दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, तो उसी तरह से जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस भी हमें क्या करना है, ऑफरर को कम्युनिकेट करना है। तो इट मींस दैट द लेटर ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी सेंड टू द ऑफरर एंड इट शुड रीच टू द ऑफरर। मतलब वो जो हमने कम्युनिकेशन है, मींस एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है, दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। नेक्स्ट है, इट मे बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेस और इंप्लाइड, इट कैन बी इधर इन रिटन ऑफ वर्ड्स और माउथ, और इट कैन बी बाई एनी एक्ट। हमारे एक्ट से पता चल गया कि हमने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो द एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। नेक्स्ट है, इट शुड बी इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑफरर। इट शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड, इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। जैसे मैंने ऑफर किया, मैंने क्या कहते हैं कि विधि को क्या कहते हैं कि ऑफर किया, और मैंने विधि को बोला विधि ये जो एक्सेप्टेंस आएगी वो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आनी चाहिए। तो मैंने वहां पर क्या किया है, एक मोड जो है वो प्रिस्क्राइब कर दिया है, तो एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन बाय दैट पर्टिकुलर मोड ओनली। अब अगर विधि ने मेल किया है या टेक्स्ट मैसेज किया है
या कुछ और मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज किया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, वो हमारा वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तो वहां पर वो हमारा एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो इट शुड बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम, इट शुड बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम। अगर हमने कोई प्रिस्क्राइब कर रखा है टाइम कि भाई आपका ऑफर विद इन 2 डेज हमारे पास आ जाना चाहिए, तो ठीक है, आ जाना चाहिए इन दैट पर्टिकुलर केस। लेकिन अगर हमने कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा है, भैया हमने कह रखा है भाई आप क्या कहते हैं रीजनेबल टाइम पीरियड में इसका रिस्पॉन्स दे दीजिए, तो रीजनेबल टाइम पीरियड क्या है, दैट इज डिसाइडेड बाय द जज ऑफ द कोर्ट। लेकिन सर्टेन कंडीशंस होती हैं जहां पे हमको पता है कि रीजनेबल टाइम क्या होता है। सपोज दैट मैंने किसी शॉपकीपर को क्या कहते हैं बोला कि भाई आई एम मेकिंग यू एन ऑफर टू परचेज अ बुक फ्रॉम यू फॉर ₹500, और वो किसी कोर्स की बुक है, सपोज दैट बिजनेस लॉ की बुक है। अब बिजनेस लॉ की बुक है तो इसका मतलब क्या है कि भाई एग्जाम से पहले पहले वो बुक तुम्हारे पास आ जानी चाहिए। उसके लिए रीजनेबल टाइम क्या है कि बिफोर द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर दैट बुक शुड बी विद यू। अब उस जो बुक सेलर है उसने तुम्हारा ऑफर को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन एग्जाम के बाद वो तुमको बुक भेजता है, तो दैट इज नॉट अ रीजनेबल टाइम। ऑल तो वहां पे टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन रीजनेबल टाइम हमको पता चल रहा है कि दिस इज द रीजनेबल टाइम। तो रीजनेबल टाइम अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस वो चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज इट इज ऑन द कोर्ट ऑफ लॉ टू डिसाइड द रीजनेबल टाइम कि वो रीजनेबल टाइम क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि द एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन विद इन द रीजनेबल टाइम। हमको क्या करना है, रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस देना है। द ऑफर मस्ट बी इन फोर्स। नेक्स्ट क्या है, द ऑफर लास्ट है, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है, द ऑफर मस्ट बी इन फोर्स। इसका क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ऑफर क्लोज हो गया और फिर मैं उसकी एक्सेप्टेंस भेज रहा हूं, नो, इट इज नॉट एट ऑल। ऑफर क्या है कि जब हमने ऑफर हमारा ओपन है, इन दैट टाइम पीरियड ओनली यू कैन एक्सेप्ट दोज ऑफर्स। वंस द ऑफर इज क्लोज्ड, सपोज दैट हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया है या हमने एग्जाम फॉर्म्स इशू किए हैं जामिया के या डीयू के, तो हमने एक टाइम पीरियड दे रखा है भाई इतने तक आपको अप्लाई करना है। अगर आपने टाइम पीरियड अप्लाई कर लिया देन इट्स फाइन। उसके बाद वंस द ऑफर हैज बीन क्लोज्ड यू कैन नॉट एक्सेप्ट दोज ऑफर्स, यू कैन नॉट एक्सेप्ट दोज ऑफर्स। तो फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस द ऑफर मस्ट बी इन फोर्स, मींस मस्ट बी ओपन। ऑफर क्लोज नहीं होना चाहिए, वो ओपन होना चाहिए। ठीक है, नाउ रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर, जैसे हमने रिवोकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, जैसे हमने रिवोकेशन ऑफ ऑफर पढ़ा था, उसी तरह से रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी है। Revocation of acceptance. As per section 5, an acceptance may be revoked as per section 5. An acceptance may be revoked. Acceptance may be revoked anytime, removed anytime before the communication, anytime before the communication of the acceptance is complete. Acceptance is complete against the acceptor. अब इस स्टेटमेंट को देखना, एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर। इसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टेटमेंट को कि व्हेन द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर एंड व्हेन द ऑफर इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर, इस चीज को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी क्या है कि एक्सेप्टेंस जो है दैट कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर। कंप्लीट कब होगी एक्सेप्टर के, जब हमने ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा है and it reaches to the acceptor, means it reaches to the offerer and it comes into the knowledge of offerer ने उसको खोल करके देख भी लिया। ऐसा नहीं कि मेयर उसके पास पहुंच गया है और उसने अभी तक देखा नहीं है। सपोज दैट ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है मैंने साफिया को भेजा था और मैंने कहा था कि आप अपनी एक्सेप्टेंस मुझे भेज दीजिएगा, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप तो कर दिया लेकिन अभी तक मैंने व्हाट्सएप देखा नहीं है। दैट एक्सेप्टेंस रीचेस टू द ऑफरर बट इट नॉट
comes to the knowledge of offerer yet, अभी तक वो उसकी नॉलेज में आया नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि अभी एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर। जो एक्सेप्टर है उसके अगेंस्ट अभी एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुई है। अभी आगे इसको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। जो उसने कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भेजी थी वो कंप्लीट नहीं हो जाती है एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। तो एज अगेंस्ट एक्सेप्टर अगर वो कब कंप्लीट होगी वो हम बाद में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले पहले वो क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। ठीक है। दूसरा है साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डज साइलेंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो यहां पर क्या है कि साइलेंस जो है, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। इसमें क्या कह रहा है, एन ऑफरीज साइलेंस विज अ विज ऑफर मेड कैन नॉट अमाउंट टू एन एक्सेप्टेंस। इन एडिशन एन ऑफरी हु सिंपली डज नथिंग ऑन रिसीट ऑफ एन ऑफर इज नॉट बाउंड बाय द सेम। इसका क्या मतलब है, मैंने क्या कहते हैं कि किसी को ऑफर किया और वो भाई चुपचाप बैठा है, ना वो हां कर रहा है ना हूं कर रहा है, कुछ नहीं। इसका मतलब ही कीप्स साइलेंस। It doesn't mean he has accepted the offer. It doesn't mean he has accepted the offer. The reason being it is injustice to impose on a person who does not wish to accept the offer. भाई तुम हमारे ऑफर में इंटरेस्टेड ही नहीं हो इसलिए तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो इसका मतलब जब कोई हमारे ऑफर में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो उसके लिए ऑफर हम जबरदस्ती एक्सेप्ट नहीं करवा सकते हैं। Thus the offer cannot unilaterally impose a term that silence shall be deemed to the एसेंट। इसका क्या मतलब है कि जो ऑफरर है वो साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकता है। However, the general rule of free silence not amounting to acceptance is subject to certain exceptions. यहाँ पे कुछ certain exceptions हैं। The circumstances of case sometimes impose a duty on the offeree to reject the offer formally or else be bound by its terms. वो हम exceptions पढ़ेंगे कि आगे क्या exceptions हैं। ठीक है, तो हम उसमें देखेंगे कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं जहां पर हमारा साइलेंस जो है दैट रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस। ओके, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर क्या है कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर हमने कहा ना कि कम्युनिकेशन ऑफ कब कंप्लीट होता है, एज अगेंस्ट ऑफर, एज अगेंस्ट ऑफरी। और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। तो यहां पर क्या है, इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव, यहां पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। तो सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person to whom it was made. इसका क्या मतलब है, communication of an offer is complete when it comes to the knowledge of a person to whom it has been made. इसका क्या मतलब है, सपोज दैट मैंने ऑफर एक लेटर पे लिख करके मैंने साफिया को पोस्ट कर दिया और वो लेटर साफिया तक पहुंच गया, साफिया ने उसको रिसीव भी कर लिया। लेकिन क्योंकि साफिया इज वेरी बिजी इन दीज क्लासेस, सुबह से शाम तक उनकी क्लासेस है, तो उन्होंने अभी तक देखा नहीं, उन्होंने अभी तक उस लेटर को ओपन करके देखा नहीं। 2 दिन बाद याद आया कि अच्छा हाँ एक लेटर आया था उसको देखना है, तो साफिया ने वीकेंड पे उस लेटर को ओपन किया और उस लेटर को देखा, तब वो क्या है उनको ऑफर के बारे में पता चला। तो इट मीन्स दैट द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट व्हेन द लेटर ऑफ ऑफर रीचेस टू द पर्सन एंड इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट हैज बीन मेड। साफिया के नॉलेज में वो आ गया कि हाँ ये ऑफर, लेटर आना इज नॉट कम्स टू द नॉलेज, लेटर को ओपन करके देखना इज कम्स टू द नॉलेज। तो जब तक कि साफिया उस लेटर को ओपन करके देख नहीं लेती तब तक कि वो क्या है, द कम्युनिकेशन ऑफर इज नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, तो द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट वाज मेड। Thus, when the letter containing the offer reaches the offeree, the communication of offer is complete. For example, A proposes by letter to sell his house to B at certain price. The letter is posted on 1st May
and reaches B on 3rd May, the communication of the proposal is complete when B, the offeree, receives the letter. Suppose the letter containing the offer was lost in transit and B, after knowing about the offer from some other sources, mails his acceptance to A. This will not amount to proper communication of offer and hence no contract will result in. इसका क्या मतलब है कि जब लेटर उसके पास आ गया, पहुंच गया और उसने उस लेटर को देख लिया, then only the offer is complete. Suppose that बीच में ट्रांजिट में कहीं लेटर खो जाता है और फिर वो ऑफर उस लेटर के बारे में किसी और से पता चलता है साफिया को कि शिरान सर ने तुमको ये ऑफर किया था लेटर के थ्रू, जो कि लेटर बीच में खो गया और बाद में साफिया ने उसकी एक्सेप्टेंस भेज दी, तो दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस. दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, क्योंकि वहां पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट ही नहीं हुआ, क्योंकि लेटर जो है वो साफिया तक पहुंचा ही नहीं. तो जब लेटर साफिया तक पहुंचा ही नहीं तो वहां पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर भी नहीं हुआ. तो जब तक कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर नहीं हुआ तब तक वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि हमने लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त केस में हमने पढ़ा था. तो यहां पर क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक कि वो क्या है, वहां पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देखो क्या है. सेक्शन 4 ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against the proposer when it is put in course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor. इसका क्या मतलब है कि communication of acceptance जो है as against the proposer, मतलब मैंने साफिया को प्रपोजल दिया है ट्यूशन पढ़ाने का, तो अब जो communication of acceptance है that is completed as against proposer और एज अगेंस्ट एक्सेप्टर. दो चीजें यहां पर है, वहां पर तो एक ही था, लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो दो के अगेंस्ट है. एज अगेंस्ट प्रपोजल कब कंप्लीट है, जब साफिया ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को ट्रांजिट में डाल दिया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर दिया. तो उस वक्त जिस वक्त उन्होंने पोस्ट, सपोज दैट मैंने 1 मई को कोई ऑफर किया था और 3 मई को वो ऑफर वहां तक पहुंच गया, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है एज अगेंस्ट मी कब कंप्लीट होगा, जब साफिया उस ऑफर को एक्सेप्ट करके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को मेल कर देंगी ट्रांजिट में, मेरे अगेंस्ट वो लेटर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गई. और एज अगेंस्ट प्रपोजल, सॉरी एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट होगा, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब वो मेरे नॉलेज में आ जाएगा. साफिया ने लेटर भेज दिया, लेटर मेरे तक आ गया और मैंने उसको ओपन करके देख भी लिया एक्सेप्टेंस का. इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर ऑल्सो. तो यहां पर क्या है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है वो दो केसेस में है, एज अगेंस्ट प्रपोजर व्हेन इट रीचेस टू द मींस व्हेन द एक्सेप्टर मेल्स हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. वो अपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट जिस दिन करेगा उस दिन क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी एज अगेंस्ट प्रपोजल, मेरे अगेंस्ट, और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा एज अगेंस्ट एक्सेप्टर जब साफिया का लेटर मेरे तक आ जाएगा और मैं उसको देख लूंगा, देन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी कंप्लीटेड एज अगेंस्ट एक्सेप्टर ऑल्सो. ठीक है, सो ये था हमारा पूरा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग क्लास में, कि हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैसे होता है, क्या क्या वैलिड उसके रिक्विजिट्स हैं, किस तरह से हम उसको क्या कहते हैं कि टाइप्स क्या क्या हैं. तो ये हमारा पूरा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में था. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंसिडरेशन. That is consideration. Consideration is defined under section 2 clause D. Section 2 clause D. When at the desire of the promisor, इसकी जो definition है, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, or promises to do or promises to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise. इसका क्या मतलब है, when at the desire of the promisor,
आई एम द प्रॉमिसर, मैंने तुमसे कोई चीज प्रॉमिस किया है। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी भी कर सकता है और कोई थर्ड पार्टी भी कर सकता है। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, कोई काम किया था या किसी काम को ना करने का वादा किया था। डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, किसी काम को करने का वादा किया है या किसी काम को ना करने का वादा किया है। प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, और फ्यूचर में किसी काम को करने या किसी काम को ना करने का वादा किया है, तो सच एक्ट ऑफ डूइंग और नॉट टू डूइंग समथिंग इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो यहां पर डेफिनेशन से ही पता चल गई कि कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मैंने कहा डन, डज और प्रोमिसेस टू डू समथिंग, तो यहां पर क्या है कंसिडरेशन। मैंने कहा कि साफिया आपको विधि से बात नहीं करना है, तो मेरे डिजायर पर व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी डू और नॉट टू डू समथिंग, द प्रोमिसी हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग। एब्सटेन्स मतलब नेगेटिव, मतलब किसी चीज को ना करना, मना करना। तो मेरे कहने पे अगर साफिया ने विधि से बात करना छोड़ दिया है और उसके बदले में मैं साफिया को पढ़ाऊंगा, तो इसका क्या मतलब है, मेरे लिए जो कंसिडरेशन है वो एक्ट है जो कि साफिया ने नहीं किया विधि